नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं यश के सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, आगामी रेलवे टीजीटी पीजीटी आ गया है, हरियाणा आ गए हैं, सबकी तैयारी आप अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। उसी रेफरेंस में ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, टीचर संबंधी जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें जीके जीएस से संबंधित कैसे क्वेश्चन आएंगे ऐसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर एसेंशियल रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए, बदलते परिवेश में हम लोग जो है क्वेश्चन को एडॉप्ट करेंगे, ट्रेडिशनल क्वेश्चन छोड़ेंगे, क्योंकि अब जो सवाल आपके आ रहे हैं, क्वेश्चन जो आ रहे हैं, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे हरियाणा टेट हो, चाहे राजस्थान हो, क्वेश्चन जो है आपके एसेंशियल रीजनिंग के आ रहे हैं, लिंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, सबके पैटर्न चेंज हो रहे हैं। चेंज पैटर्न पर हम लोग काम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि ए और आर वाला क्वेश्चन है, पढ़ना है। ईवी रामास्वामी, ईवी रामास्वामी नायकर, ये केरल के रहने वाले हैं और इन्होंने एक समाज सुधारक है, समाज सुधारक की भूमिका निभाए हैं। निचली जात से हैं, निचली जाति से हैं। निचली जात से लोग देखेंगे ज्यादातर भक्ति आंदोलन में भी भाग लिए, क्योंकि वो उच्च वर्ग से सताए हुए थे, इसलिए उच्च वर्ग का विरोध भी कर रहे थे। उसी में एक केरल में है ईबी रामास्वामी नायकर और पेरियार, ये दोनों भी वही केरल के ही रहने वाले हैं। इन्होंने मनु संहिता, भगवत गीता, रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। सही बात है कि मनु संहिता में क्या किया गया है, महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी बताई गई है। मनु संहिता एक ऐसी संहिता है जिसमें महिलाओं की स्थिति को बहुत बुरी तरह से बताई गई है। महिलाओं की स्थिति पर ध्यान दिया इन्होंने कि महिलाएं क्या होती हैं, उच्च यानी पुरुषों के द्वारा जो है शोषित की जाती है। ये इसमें मनु संहिता, भगवत गीता और रामायण में भी ऐसा उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों, महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यहां पर कहा कि देखो, मनु संहिता द्वारा निम्न जातियों के ऊपर उच्च जाति, जाति व्यवस्था गए थे, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ये चार समाज में जातियां बटी हुई हैं। तो ऊपर वाली जातियां अपने नीचे वाली जातियों पर वर्चस्व बनाने के लिए ये सब एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसा एग्जाम्पल दिया है। तो ये बात दोनों सही है, इसके कारण ये है, इसलिए ए और आर दोनों सही होगा, उसकी व्याख्या भी करेगा। मनु संहिता, भगवत गीता, रामायण का उल्लेख इन्होंने करके इस तरह से किया। क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देखते हैं। कहा, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह हो गए? हुआ ये जब 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, वो केनिंग था, लॉर्ड केनिंग था। लॉर्ड केनिंग जो है 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, कभी ऐसे पूछे, यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है।
अंत एक गवर्नर जनरल है। 1857 की क्रांति में हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर लड़े थे, जिसमें मेरठ क्रांति के समय, जिसमें मेरठ सैनिक विद्रोह हुआ। मेरठ सैनिक विद्रोह में मेरठ सैनिक विद्रोह ने लाल किले पर पहुंचकर लाल किले में पहुंचकर बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया। बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया। और उस समय कैनिंग ने यह घोषणा किया था कि बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह का अंतिम राजा होगा। इसके बाद बहादुर शाह जफर को पकड़कर बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून भेज दिया गया, जो म्यांमार में लगता है, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के समय उनकी और उनकी वाइफ को पकड़ लिया गया और रंगून भेज दिया गया। जो लड़के थे उनको गोली मार दी गई लाल किले के सामने। तो इस तरह से बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल बादशाह हो गए, जिसकी नींव कभी मुगल बादशाह की नींव जो रखी थी बाबर ने रखी थी, और बाबर ने पानीपत के युद्ध में अपनी नींव रखी थी। पानीपत के युद्ध में अपनी नींव रखी थी, और अंतिम मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह जफर होगा, और उसे पकड़ करके रंगून भेज दिया गया, और रंगून में ही इनकी और इनकी वाइफ की मृत्यु हो जाती है। जब 1800, तो सवाल आपका यहाँ पे देखो कैनिंग के लिए है। जब 1857 की क्रांति समाप्त होती है, उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे रिफॉर्म लाए, सुधार लाए, और 1858 का अधिनियम आया। 1858 के अधिनियम में यह कहा गया, पहली बात कहेगी, जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर को वायसराय बनाया जाएगा। वायसराय बनाया गया। इसलिए तत्कालीन गवर्नर जनरल, तत्कालीन गवर्नर जनरल कैनिंग भारत के पहले वायसराय हुए। भारत का अगर आपसे पूछे अंतिम गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग तत्कालीन समय में उस पोस्ट पर थे, और उसी समय ब्रिटेन से यह आदेश आया कि जो गवर्नर जनरल है उसका पद अब बदल करके वायसराय के रूप में जाना जाएगा। तो लॉर्ड कैनिंग को यह मौका मिला कि अंतिम वो गवर्नर जनरल है और पहले वायसराय भी है, तो इसलिए इसका आपको कैनिंग आएगा। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति अपनाई थी। हड़प की नीति जो है ये लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। हार्डिंग और एलिंगन, डलहौजी ने लॉर्ड और हार्डिंग और एलिंगन नरबली प्रथा प्रतिबंधित किया था और बाहशी आंदोलन चलाया था। नरबली प्रथा प्रतिबंध किया था। यह जो है
नरबली प्रथा नरबली प्रथा नरबली प्रथा बंद किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। और एलिंगन ने जो किया था वो बहाशी आंदोलन का दमन किया। बहावी आंदोलन जो चल रहा था उसका दमन किया। इन्होंने बहावी आंदोलन का दमन किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपा था? देखिए, केसरी और मराठा दो अखबार थे, केसरी और मराठा, ये दो अखबार थे। मराठा मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में छपती थी, इंग्लिश भाषा में थी, अंग्रेजी भाषा में ये छपती थी। और केसरी जो छपती थी वो मराठी भाषा में थी। यह मराठी भाषा लोकल लैंग्वेज में छपती थी। और दोनों को छापने वाले बाल गंगाधर तिलक हैं। बाल गंगाधर तिलक हैं। बाल गंगाधर तिलक केसरी और मराठा दोनों अखबार निकालते थे, महाराष्ट्र से निकालते थे। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता हैं। ये गरम दल के नेता हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इन्हें बाल गंगा ने गणेश उत्सव बनाया था। गणेश उत्सव मराठा में मनाया था। और शिवाजी का उत्कर, शिवाजी महोत्सव मनाया था। ये बाल गंगाधर तिलक है। इनकी दो है, केसरी और मराठा। तो केसरी पत्रिका जो है ये किस भाषा में है, देखो निकलने है, मराठी भाषा में है। इसका ऑप्शन बी आएगा। और मराठा जो है पेपर है, जो अखबार है, वो अंग्रेजी भाषा में था। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता है। इनकी मृत्यु जो है अप्रैल 1920 ईस्वी में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। उसी समय भारत के प्रथम गरम दल नेता बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। इन्हें बेताज बादशाह के नाम से भी जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक को बेताज बादशाह के नाम से भी जानते हैं, बेताज बादशाह के नाम से जानते हैं। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? मराठी। निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिया गया है? 1909 का अध्ययन, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, इन्होंने एक ही काम किया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना जब 1906 ईस्वी में हुई थी, तो 1909 ईस्वी में जाकर के इनसे मिला और इन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की थी। पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना 1909 के एक्ट में। पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब यह होता है कि ये अगर निर्वाचन क्षेत्र है, अगर यह निर्वाचन क्षेत्र है, तो इस निर्वाचन क्षेत्र में जो सदस्य के रूप में हो गए, सदस्य के रूप में हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो, सदस्य हिंदू मुस्लिम सिख किसी भी जात के हो सकते, लेकिन जब वोटिंग होगी तो वनली वन केवल मुस्लिम वोट देंगे। यही था पृथक निर्वाचन प्रणाली। माने इस एरिया में जो कैंडिडेट होंगे सभी खड़े हो सकते हैं, लेकिन वोटिंग जब होगी तो केवल मुस्लिम वोट देंगे। दैट इज नोन एज द पृथक निर्वाचन प्रणाली। यही जो है पाकिस्तान की जड़ है। ठीक है। 1991 का कोई एक्ट नहीं है, देखो 1991। ठीक है। 1935 का एक्ट आया था, ये सबसे बड़ा एक्ट था। ठीक है।
1935 का एक्ट था। ये चीजें जो है देखिए यहाँ पे है 1947 में। 1935 का एक्ट है, 1935 का एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत बड़ा एक्ट है। 1935 का एक्ट जो आया था वह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1928 वाले 1927 में गठन हुआ था और 28 में रिपोर्ट पहुंचा था, पहली बात। दूसरी बात, गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें 1930 का है, जिसे नमक कानून भी कहते हैं। तीसरा 1930, 31 और 32 का 1930, 31 और 32 का गोलमेज सम्मेलन है, गोलमेज सम्मेलन है। 1930 में पहला, 31 में दूसरा, 32 में तीसरा, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इन तीनों की परिणति है 1935 का अधिनियम। इन तीनों का रिजल्ट है 1935 का अधिनियम। इसलिए 1935 का अधिनियम बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत में इसी समय एक नरम दल चल रहा था, एक गरम दल चल रहा था। नरम दल का लीडरशिप जो कर रहे थे वो गांधी जी कर रहे थे। गरम दल का लीडरशिप भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद कर रहे थे। एक तीसरा ग्रुप भी चल रहा था जो मुस्लिम लीग था। 1930 के बाद जो है वो एक्टिव हो गया मुस्लिम लीग, वो अपने एक मुस्लिम बहुल का प्रतिनिधित्व करने लगा। तो भारत की जो परिस्थितियां थी सबको देखते हुए 1935 का अधिनियम आया, और 1935 का अधिनियम बहुत बड़ा अधिनियम है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा था कि अगर 1935 का अधिनियम है तो भारत के संविधान की कोई जरूरत नहीं है। अगर अंबेडकर जी का कहना है, अंबेडकर का कहना है कि अगर 1935 का अधिनियम है, यदि 1935 का अधिनियम है तो भारतीय संविधान की आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। यह डॉक्टर बी आर अंबेडकर का स्टेटमेंट था। तो 1935 में लगभग जो है दो तिहाई भाग संविधान का, दो तिहाई भाग वर्तमान संविधान में ले लिया गया है। भारत का जो वर्तमान संविधान है उसका दो तिहाई पार्ट जो है 1935 के अधिनियम में लिया था। ढेर सारे रिफॉर्म थे इसमें, आरबीआई की स्थापना की थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सारी व्यवस्था थी। तो 1935 के अधिनियम पे है, और सबसे बड़ा आंसर आपको आएगा सी, 1935 का अधिनियम। 1947 का भारत शासन अधिनियम, इसमें भारत और पाकिस्तान, भारत के दो टुकड़े हो जाएंगे, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाक का विभाजन है, जिसमें भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र के रूप में उदय हो जाएंगे। तो इसमें आंसर आएगा 1935 का अधिनियम। अगला सवाल फिर हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे अभी तो हिस्ट्री के कुछ सवाल थे, अब यहाँ पे आपको ज्योग्राफी के कुछ सवाल आए हुए हैं। तो ज्योग्राफी के सवाल हम लोग देखते हैं। उत्तरी ध्रुववृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच बहुत ठंडक होती है, ठीक है। सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं, ये भी है। कम उष्मा मिलती है, ये भी सही है। आई और आर सही है, व्याख्या करता है। देखिए यहाँ पे जो है पृथ्वी है, यहाँ पे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर,
यहां पे सन है, यहां पे 10 डिग्री है, यहां पे सूरज है, सूरज की किरणें तो यहां पे सीधे पड़ती हैं, लेकिन यहां पे ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, और यहां पे साउथ पोल है, और यहां पर उत्तरी ध्रुव वृत्त है यहां पे। तो यहां पे जो सूरज की किरणें हैं कैसे क्या पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। सूरज की किरणें यहां पे तिरछी पड़ती हैं, जिससे यहां पे प्रकाश कम होता है और टेम्परेचर हमेशा लो बना हो रहता है। जब टेम्परेचर हमेशा लो बना रहेगा तो यहां पर क्या पड़ेगी, ठंडक होगी, और वहां पे क्या होगी, बर्फ जमने रहती। बहुत ठंडक पड़ेगी तब जब यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा, और टेम्परेचर लो होने का कारण यह है कि सूर्य की किरणें यहां पर ऐसे तिरछी पड़ती हैं, सीधी नहीं पड़ती हैं। तो इसका ए भी सही होगा, आर भी सही होगा, इसकी व्याख्या भी करेगा। इसका ए और आर दोनों सही होगा, और आर ए की ये व्याख्या भी करेगा। आगे देखें, सूर्य पूरब में उदय होता है क्योंकि, देखते हैं सूर्य पूर्व में उदय, तो हम सुबह उठते हैं देखते हैं सूरज हमेशा पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। इसका रीजन क्या है, सूर्य पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, और ये जानते हैं कि सूर्य क्या होगा, एक जगह स्थिर है। ये भी जानते हैं कि सूर्य जो है एक स्थान पर स्थिर है, और पृथ्वी जो है घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पूर्व की ओर घूमती है। सूर्य एक जगह स्थिर है, पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसी कारण से हमेशा पूरब में दिखाई पड़ता है। रीजन यही है कि हमेशा पृथ्वी सूरज पूर्व में दिखने का मतलब पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना है, घूर्णन है। तो देखो यहां पर दिया, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। इसका बी ऑप्शन सही है, पूरब से पश्चिम नहीं लगाती है बल्कि पश्चिम से पूर्व लगाती है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो बी सही होगा। ऐसा ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है। फिर ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषताओं से जुड़ा है। देखिए ये भारत का ये पूर्वी घाट है, ईस्टर्न घाट है, और ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है। ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट में इधर आएगा केरल, इधर आएगा कर्नाटक, इधर आएगा गोवा, इधर आएगा महाराष्ट्र, इधर आएगा गुजरात। ये तो देखते हैं जब मानसून आता है इधर से, मानसून इधर से आता है ऐसे, तो यहां पे आकर टकराता है। सबसे पहले 1 जून को केरल में बारिश होती है, 1 जून को केरल में बारिश होती है, 1 जून को केरल में बारिश होती है। तो जब यहां पे बारिश मानसून आता है, बारिश सबसे पहले इसी पश्चिमी घाट में होती है, यहां पे होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो जब वर्षा सबसे ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा होगी, तो क्या होगा, यहां पे सबसे ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है। जैव विविधता सबसे ज्यादा इसी पश्चिमी घाट में पाया जाता है, और जैव विविधता के कारण इसे
सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। सह्याद्री सह्याद्री के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज्यादा होता है, बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है, घने जंगल पाए जाते हैं और सदा बहार बन पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हरे हरे पौधे दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे वर्षा ज्यादा होती है, जैव विविधता ज्यादा है, इसे सह्याद्री के नाम से भी पश्चिमी घाट को जानते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है सह्याद्री, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, सह्याद्री के नाम से ये वेस्टर्न घाट को जानते हैं। क्योंकि बारिश यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, मानसून का बारिश सबसे पहले आएगा, यहाँ से केरल से टकराते हुए ऐसे जाएगा, यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली से फिर ये वापस आएगा और वापस आएगा तब वेस्टर्न घाट से होते हुए सबसे लास्ट में तमिलनाडु में बारिश होती है। तमिलनाडु में अब इस समय दिसंबर है, नवंबर और दिसंबर के महीने में बारिश होती है। तो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो मानसून के लौटने से बारिश होती है और इसलिए ये क्षेत्र यहाँ पे होता है, इसे सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग अगला देखते हैं। लेह लद्दाख कहाँ है? भारत में है। भारत में सबसे ईस्ट वाले पार्ट में लेह लद्दाख है, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख है। इसमें सबसे अधिक शीत, ठंडा और शुष्क होने का क्या कारण है? उसका लैटिट्यूड है, सबसे ज्यादा लैटिट्यूड पर होने के कारण ही ऐसा दिखाया गया है। लेह लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। लेह लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। रेगिस्तान तो है लेकिन ठंडा रेगिस्तान है, क्योंकि यहाँ की जो टेम्परेचर होता है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता है, इसलिए लेह लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, ठीक है, और इस ठंडी क्षेत्रों में वायु भारी होती है। देखो, जो ठंडी वायु होती है, ठंडी वायु भारी होती है और भारी होकर कहाँ बैठती है? नीचे बैठ जाती है। जो गर्म हवा होती है, गर्म वायु हल्की होती है, गर्म वायु हल्की होती है, जो ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर उठती है, ये गर्म। तो कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु क्या होती है? ठंडी होती है। जैसे अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये भूमध्य रेखा है 0, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है और सूर्य यहाँ पे तिरछी किरणें पड़ रही हैं, तो यहाँ पे ठंडी होने के कारण यहाँ की जो वायु होगी क्या होगी? ठंडी वायु होगी। वायु जो होगी ठंडी वायु होगी। और भूमध्य रेखा के पास चूंकि गर्म है तो यहाँ की वायु भी क्या होती है? गर्म वायु होती है। गर्म हमेशा ऊपर की ओर उठती है, ठंडी हमेशा हवा नीचे की ओर आती है। जैसे ठंडी हवाओं में लिब्राडोर की धारा है, लिब्राडोर की धारा ठंडी धारा है, और यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम की धारा जो है गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम की धारा ये गर्म धारा है। यहाँ पे गर्म धाराएं इधर की ओर होती हैं और ध्रुवों से ठंडी होकर के ठंडी हवाएं लिब्राडोर की धारा यहाँ पे आती हैं। जहां पर ये दोनों मिलते हैं वहां पर मत्स्य पालन होता है। वहां पे जो होता है मछली का पालन सबसे ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा जो मछली का पालन होगा जापान और चाइना के पास में होता है। इसका ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करेगा। क्वेश्चन नंबर अगला भी देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम नहीं है?
मास मीडिया का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा हुआ है। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है ऐसा चारों में से जो मास मीडिया का उदाहरण नहीं है? नहीं मतलब आपसे गलत पूछा है, नहीं है। समाचार पत्र, समाचार न्यूज़पेपर, ये मास मीडिया के। रेडियो, ये भी मास मीडिया है। सेल्यूलर फोन मास मीडिया नहीं। टेलीविजन मास मीडिया। सेल्यूलर फोन पर्सनल होता है, व्यक्तिगत होता है, यह व्यक्तिगत होता है, जिससे आप जो मैसेज देते हैं, एमएसजी जो देते हैं, वो पर्सनल लोगों को देते हैं। पर्सनल माने जो आपसे जुड़े हुए हैं। और मास मीडिया ऐसा है जो मास सबको ज्यादा से ज्यादा कवर करता है। और इसमें सोशल मीडिया भी आएगा, लेकिन जो है सेल्यूलर फोन नहीं आएगा। जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके ग्रुप में है, जो आपके व्हाट्सएप पर है, उसको आप मैसेज भेजते हैं। ऐसा नहीं कि सबको मैसेज एक साथ भेज दे, मास मीडिया की तरह सबसे होगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें सेल्यूलर फोन जो होता है वो मास मीडिया नहीं है, बाकी सभी जो है क्या है, मास मीडिया के उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। यहां भी एक जियोग्राफी का अच्छा सा सवाल है। भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पतियां कहां पाई जाती हैं? भूमध्य सागर, यहां पे देखिए, यहां पे अफ्रीका है, यहां पे भारत है, और यहां पर एशिया है, यहां पर यूरोप है। यहीं पे बीच में भूमध्य सागर पाया जाता है। भूमध्य सागर यही है। दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ठीक है ना? तो देखो, दक्षिण पश्चिम तो इधर आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पूर्व यहां पे पाया जाता है, तो दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाया जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा। दक्षिण भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है, इस ऑप्शन से दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। पूर्व इधर होगा, इधर पश्चिम होगा। दक्षिण पश्चिम में आपका मिलेगा सहारा का मरुस्थल। सहारा का मरुस्थल जो है दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भूमध्य सागर दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित है। इसी भूमध्य सागर प्रदेश में रसदार फल पाए जाते हैं, फल पाए जाते हैं। इसीलिए इसे भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलो उद्यान के नाम से जानते हैं, फलो उद्यान के नाम से जानते हैं। रसदार फल में जैसे आपको हो गया संतरा, नींबू, आंवला, ये सब फल जो है इसी भूमध्य सागरीय और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसीलिए इसे फलो उद्यान के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आपको दक्षिण पूर्व इसे आ गया। निम्नलिखित संसाधनों पर विचार कीजिए। ठीक है। अभ्रक, वन, फॉरेस्ट, प्राकृतिक सीएनजी, सीएनजी प्राकृतिक गैस, मृदा, वाटर। उपयुक्त में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? देखिए, ऊर्जा के दो संसाधन है, ऊर्जा के दो संसाधन है। एक तो है अनवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरण ऊर्जा, और एक का नाम है नवीकरण ऊर्जा, नवीकरण ऊर्जा। नवी माने होता है नया, जिसे रिन्यू कर लेते हैं। अ माने होता है नहीं, जिसे हम जल्दी से नया नहीं करते हैं।
अनवीकरण जो होता है ऊर्जा, जिसे हम जल्दी से रिन्यू नहीं करते हैं, जल्दी से बना नहीं पाते हैं, वो अनवीकरण है। जिसे हम जल्दी से बना लेते हैं, रिन्यू करते हैं, वो नवीकरण ऊर्जा है। अनवीकरण ऊर्जा में आता है आपका कोयला, पेट्रोल, और इसी पेट्रोल से बनता है सीएनजी। नवीकरण ऊर्जा जिसे जल्दी न, सौर ऊर्जा, नवीकरण में आएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सब ऊर्जा इसमें आते हैं जिसे हम रिन्यू कर लेते हैं। तो देखो यहां पर सीएनजी नहीं आएगा, सीएनजी अनवीकरण है, यहां से हमें नवीकरण ऊर्जा पूछा है, तो यहां पर सीएनजी नहीं आएगा। और सीएनजी सी में है, देखो सी ऑप्शन यह है, नहीं होगा। देखिए ए बी डी ई है, ठीक है, देखो सी यहां पर है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए सी यहां पर है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। केवल एक ऑप्शन होगा, केवल पी डी और ई, पी डी और ई होगा, बाकी नहीं होगा। तो इस तरह से नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखना है, जो भारत में एनर्जी के रूप में है, संसाधन के रूप में है, नवीकरणीय ऊर्जा। भारत सरकार जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत पर ज्यादा ध्यान दे रही है, उधर ज्यादा प्रोजेक्ट बना रही है, सोलर पैनल के लगा रही है। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, कुछ जीके के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन डिस्कशन किया, जो आपके DSSB, HTET और आपके KBS और राजस्थान वाले में पूछे जा सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए आप जुड़े रहिए। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।